तो हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन सिस्टम से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और ये किंगडम्स का कॉन्सेप्ट आने से पहले, जिसने सबसे पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर तो सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करने वाले कौन थे? एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया। सिंपल क्या? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया क्लासिफिकेशन करने के लिए। अगर ये क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल क्या है? जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, मतलब फिजिकली बॉडी जैसे दिखाई दे रही है वो वाली, ठीक है। उसके बेसिस पे डिफाइन किया। इन्होंने क्या किया? सिंपल ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन कौन से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स को भी उनके लुक के बेसिस पे 3 कैटेगरी दे दी। ट्रीज, shrubs and ठीक है। और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक एनीमिया और इनेमिया। मतलब एनीमिया जिनके पास आरसीबी, अब वो आरबीसी नहीं होता, और इनेमिया वो जिनके पास आरबीसी होता है, ठीक है। ये वो थे जिनके पास आरबीसी नहीं है, और ये जिनके पास आरबीसी है। अब आरबीसी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ब्लड भी रेड नहीं होगा, ठीक है। और जिनके पास आरबीसी होगा उनके पास क्या होगा? उनका ब्लड रेड होगा, ठीक है। लेकिन इतना नॉर्मल क्लासिफिकेशन था जिसके बेसिस पे आप कुछ भी बता नहीं सकते थे, मतलब बहुत नॉर्मल क्लासिफिकेशन था। इसमें क्या डिफाइन करोगे कि प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स और सब्सिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर देखोगे तो प्लांट में कितनी सारी वेराइटीज है ना, अलग अलग टाइप की वेराइटीज है, तो आप उसको एग्जैक्टली और पूरी तरीके से क्लासिफाई नहीं करता है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इनकी स्टडीज को पढ़कर आगे आए कार्लस लिनस, जिन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया कि क्लासिफाई किया जा सकता है ऑर्गेनिज्म को 2 बेसिस पे, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। प्लांट्स और एनिमल्स का नाम दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब इनकी स्टडीज को आगे ले जाते हुए टू किंगडम क्लासिफिकेशन लॉन्च किया कार्लस लिनस ने। ठीक है, कार्लस लिनस है, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने क्या कर दिया? ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स की जगह किंगडम के नाम दे दिए, प्लांटाए एंड एनिमेलिया। प्लांटाए एंड एनिमेलिया, ठीक है। और किंगडम प्लांटाए और किंगडम एनिमेलिया को मेनली बोर्डली 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया, मतलब डिफरेंशिएट किया कि प्लांटाए और एनिमेलिया में क्या डिफरेंस है। 5 कैरेक्टर्स को यूज करके, 5 कैरेक्टर को यूज करके उन्होंने प्लांटाए और एनिमेलिया को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर्स और यहाँ कर देंगे के डिफरेंस को, ठीक है। इन्होंने यूज किया था CCLMR, ठीक है। ये बोर्डली 5 कैरेक्टर्स हैं जिनको एनसीईआरटी बताती है, और हम इन 5 कैरेक्टर्स भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सी यानी सेल वॉल, ठीक। फिर सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम पता है ना, हार्ट के अंदर होता है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है।
एंड द थर्ड कम्स एल यानी लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करना, चल सकता है कि नहीं चल सकता, ठीक है, लोकोमोशन। एंड द एम स्टैंड्स फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि खाना कैसे खा रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट आर एस लेफ्ट विद रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, या फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल स्टिमुलस, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो देखते हैं फीचर्स के बेसिस पे। प्लांटाइल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना, इसके अंदर सेल वॉल है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम किसके अंदर होता है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो मसल्स की जो एबिलिटी होती है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर होती है। एनिमल्स लोकोमोट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं कर सकते। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आप देखते हो इन्हें खाना खाते हुए, नहीं देखते ना, तो दे डू नॉट ईट, है ना, ये सब न्यूट्रिशन ले लेते हैं लेकिन खाना खाते नहीं है, चबाते नहीं, इंजेक्शन नहीं होता इसमें, इंजेक्शन प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व, इंजेक्शन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, डायरेक्ट एसिमिलेशन होता है। और इसके दे ईट, इंजेक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पे कौन रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी करेगा, एनिमल्स बहुत स्पीड में रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, बहुत फास्ट, और प्लांट्स बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है। ये 5 कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया, सेकंड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को आगे से डिफाइन किया। लेकिन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन 5 फीचर को डिफाइन करने के बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, मतलब फेमस हुआ, कुछ समय तक चला, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसमें दिक्कत थी, जो इनके मतलब कार्लस लिनस के इस मॉडल के ऊपर ड्रॉबैक्स साबित हुए। सबसे पहला तो था कि ये डिफाइन नहीं कर पाए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके ड्रॉबैक्स क्या रहे, पहले तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों को एक साथ ही रख दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट नहीं हुआ कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डेफिनेशन नहीं हो पाई। सेकंड, इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स दोनों को साथ में रख दिया। तो प्रोकैरियोटिक कौन से हैं, यूकैरियोटिक कौन से हैं, इसमें भी, इस मॉडल में ये भी डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। ये भी नहीं पता चल पाया कि प्रोकैरियोटिक कौन सा है और यूकैरियोटिक कौन सा है। एंड थर्ड इज, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और कौन से हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन रही, ये भी इस मॉडल में डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, विच कम्स टू द फेलियर ऑफ दिस मॉडल, ठीक। फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई, which is done by Haeckel, ठीक है। उन्होंने बहुत सिंपली डिफाइन कर दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को लॉन्च किया, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कार्लस लिनस ने ऑर्गेनिजम्स को 2 में डिवाइड किया था, एक था प्लांटाइल और दूसरा था एनिमेलिया, है ना। ये 2 किंगडम्स दिए थे लिनस ने,
इन्होंने पहले तो बोला कि मतलब इस वाले किंगडम में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहला, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अलग नहीं हो रहे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ रखती है, और लास्ट के फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस नहीं समझ में आ रहा है ना। और एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि कई सारे इवोल्यूशन के दौरान कई सारे प्लांट्स ऐसे थे जो इवोल्यूट होकर एनिमल्स बन चुके थे, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं होता, मतलब बिल्कुल ऐसी बॉर्डर लाइन पे थे कि उसमें आप उनको देख के डिफाइन नहीं कर सकते कि वो प्लांट में आएगा कि एनिमल में आएगा। उसे एनिमल बोला जाए या प्लांट बोला जाए, वो लोकोमोट भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो प्लांट में रखोगे आप उसे या फिर एनिमल में रखोगे, ठीक है। ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया, जो प्लांट टाइप में आ रहा है नॉर्मल, जो प्लांट टाइप के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे फॉलो कर रहा है, तो उसे प्लांट में रहने दे। जो एनिमिलिया कर रहा है उसे एनिमिलिया में रहने दे। जो बाकी का कचरा बचा उस सबको प्रोटिस्टा में डाल दो, मतलब एज अ स्टोर रूम ऑफ योर हाउस। जितना भी आपको यूज करना होता है वो अपने कमरों में रखते समय, जो चीजें आप यूज नहीं कर रहे लंबे समय से उनको उठा के क्या करते हो, स्टोर रूम में रख देते हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्टोर रूम क्रिएट कर दिया प्रोटिस्टा नाम का, और जितना भी कुछ बच गया एक्स्ट्रा जिसको डिफाइन नहीं किया कर पा रहे थे या क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे किसी भी कैटेगरी में, उन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई, उसके अंदर उसे डाल दिया, ठीक है। ऑल्दो कुछ समय तक ये काम किया, लेकिन ये बहुत अच्छा वो नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो कॉपलैंड ने क्या किया, इस प्रोटिस्टा पे स्टडी करा। जो प्रोटिस्टा बनाया था, मतलब स्टोर रूम है, स्टोर रूम को कभी तो साफ करना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से हमारे पास 3 थे ना, प्लांटाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। और जब इस प्रोटिस्टा को स्टडी किया तो उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन की जिसको बोला मोनेरा। इन्होंने देखा कि प्रोटिस्टा में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक ही टाइप की हैं, यानी कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं, जिसको अगर मैं एक जगह रख दूं तो ये पूरी क्लास बन जाएगी, है ना। जैसे होता है ना कि एक क्लास है और हर क्लास के जैसे 3 क्लासेस बनी हुई हैं, मान लो 11 साइंस के 3 क्लासेस, 3 सेक्शन बने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने देखा कि हर सेक्शन में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल मक्कार हैं, अगर मैं सबको एक जगह निकाल दूँ तो पूरी क्लास बना दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे फालतू बच्चों को निकाला और एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन डी, और उसमें पूरे 50 बच्चे आ गए, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं उन सबको अलग किया और एक पूरी क्लास बना दी जिसको बोला मोनेरा, ठीक है। इसको क्या बोला, मोनेरा, ठीक है। नाउ एट द लास्ट R.H. Whittaker studied it, और उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्रॉम वेयर द NCERT स्टार्ट्स योर चैप्टर। NCERT में हिंदी से आपका चैप्टर शुरू होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय R.H. Whittaker। स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ी सी गलत है। R.H. Whittaker इज द नेम, चेक कर लेना स्पेलिंग, NCERT से मैच करना, ये भी गलत है, ठीक है। उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे रखा, मेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। Plantae, Animalia, Protista and Monera was already, हाँ, उन्होंने फंजाई एक और नई क्लास बना दी इसमें, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सबसे पहले मोनेरा वाज एग्जिस्टिंग, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से प्रोटिस्टा आया, ठीक है। एंड देन प्रोटिस्टा
इवोल्यूट होके फंजाई में ना कन्वर्ट हुआ, प्लांटाई में कन्वर्ट हुआ और एनिमलिया में कन्वर्ट हुआ। मतलब सबसे पहले मोनेरा था, मोनेरा से आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से ये तीनों क्लासेस आई, प्लांटाई, एनिमलिया, फंजाई, ठीक है। द फर्स्ट डिस्कवर्ड वाज द मोनेरा। और इस पर लॉजिक भी है, क्योंकि सबसे पहले अगर देखी जाए बिल्कुल स्टार्टिंग जब कोई नहीं था, जब इवोल्यूशन शुरू हुआ था, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, सारे यूनिसेलुलर ही थे, है ना, और प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, सेल वाले चैप्टर में अपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होती, सही से नहीं होती, ठीक है, बहुत टूटी-फूटी या होती ही नहीं, उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपर होती है, प्रॉपर फंक्शनल होती है, वो यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में सब प्रोकैरियोटिक ही थे और यूनिसेलुलर थे, वही धीरे धीरे इवोल्यूट होकर प्रोटिस्टा में आया। प्रोटिस्टा में 3 क्लासेस होंगे, प्लांटा, एनिमलिया और फंजाई, ठीक है, क्लियर। अब फिर इन्होंने 5 फिंगर क्लासिफिकेशन दिया, वो भी उन्होंने क्या किया, 5 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया 5 फिंगर क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हम उन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे 5 फिंगर क्लासिफिकेशन में, कौन कौन से कैरेक्टर्स को उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। It will take time to show it. ठीक है, 5 फिंगर क्लासिफिकेशन, ठीक। 5 कैरेक्टर्स पे बात करेंगे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेल टाइप से। मोनेरा में, मोनेरा का सेल टाइप कैसा होता है कि वो यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, ये सेल टाइप है, ठीक है। तो मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड नहीं होती या फिर एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो सेल टाइप कैसा है, ये मोनेरा प्रोकैरियोटिक और बाकी सारे यूकैरियोटिक, सब में सेल मेम्ब्रेन, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल देखो, प्रेजेंट और एब्सेंट की बात लिनस ने कही थी, कार्लस लिनस ने अपने उसमें कही थी कि सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है ना, प्लांटाई फिंगर में बात करेंगे। यहाँ पर प्रोटिस्टा भी बताएंगे, इसमें किस चीज की वजह है वो भी बता रहे। मोनेरा के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन किसका बनाता है, पॉलीसेक्राइड यानी पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, किसका है, पेप्टिडोग्लाइकन, और ये अमीनो एसिड यानी प्रोटीन वाला पार्ट, जो प्रोटीन 9th क्लास में सेल वाला चैप्टर याद है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और प्रोटीन से बनी हुई थी, वो दिखाया था ऐसे करके स्ट्रक्चर करके। प्रेजेंट, अच्छा, और प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और फंजाई में, फंजाई में किटिन, ठीक है। और प्लांटा में बताइए सेल्यूलोज का, और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है और बाकी सभी में अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देखे, प्रोकैरियोटिक भी एक चीज डिफाइन करता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। अनदर कैरेक्टर भी स्पेशल उन्होंने बना दिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा के अंदर एब्सेंट होगा, बाकी सब में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अभी अच्छा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा आर द यूनिसेलुलर और रेस्ट आर ऑल मल्टीसेलुलर, ठीक है। मोनेरा कैसा होता है, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा जो आया इवोल्यूट होकर वो भी यूनिसेलुलर, और फिर उसने कौन से 3 पार्ट बनाया जो तीनों ही क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे यानी मल्टीसेलुलर, ठीक है। बस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़ा, ये थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें जो टिश्यूज थे वो लूज थे, ठीक। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके अंदर टिश्यू के साथ में ऑर्गन्स आ गए, और ये और कॉम्प्लेक्स बन गया, ऑर्गन सिस्टम भी आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा दिया, लेकिन तीनों ही कैसे मल्टी सेलुलर, ठीक है। लास्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि खाना कैसा है। पहला ऑटोट्रोपिक, यानी अपना ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। लेकिन किस किस वे में, पहला तो फोटोसिंथेसिस, मोनेरा कैन डू द फोटोसिंथेसिस आल्सो, एंड अनदर थिंग इज कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, क्या होता है कि इनके जो बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल्स है ना,
जैसे नाइट्राइट है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, है ना, ये अलग अलग चीज़ों का मतलब जो जितने भी बॉडी केमिकल्स हैं वो कन्वर्जन करना। तो उस कन्वर्जन के थ्रू, केमिकल्स के कन्वर्जन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से भी ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। सो दे आर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, ठीक है, दोनों प्रोसेस को करके ऑटोट्रॉप्स कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा आ जाता है, प्रोटेस्टा क्या करता है भाई, प्रोटेस्टा इज समटाइम ऑटोट्रॉपिक एंड समटाइम हेटेरोट्रॉपिक। कभी कभी होता है भाई ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक, मतलब चाहे तो अपना खाना खुद भी बना ले यूजिंग द फोटोसिंथेसिस, या फिर वो दूसरे को भी खा सकता है, ठीक है, इट कैन डू बोथ द थिंग्स। एंड फंजाई कैन डू द, फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन कैसा हेटेरोट्रॉप, सेप्रोफाइटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर रहना। अब फंजाई का जो है, फंजाई के पास कुछ भी इंटेस्टाइन वगैरह नहीं है, ठीक है, ये पता ही है ना कि उसके पास इंटरनल ऑर्गन्स नहीं है, फंजाई नहीं, लूज टिश्यूज है। तो हाउ इट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, तो अपने जो भी केमिकल्स हैं वो डिकेइंग मैटर के ऊपर रिलीज कर देगा, वो सिंपलर में टूट जाएगा, फिर वहां से उसके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेगा, दैट्स इट, ठीक है। मतलब जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। डाइजेशन कहाँ पे हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर डाइजेशन करता है, डाइजेस्ट करके उसे सिंपलर में तोड़ता है, फिर उसके बाद उसे एसिमिलेट कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, एसिमिलेट कर लेता है, ठीक है। और देन कम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक्स, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रिशन करते हैं, और एनिमल्स आर होलोजोइक। होलोजोइक कैसे होते हैं, जो जिनके अंदर पूरी प्रोसेस, जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है। सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, अंदर ही डाइजेशन होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स सिंपल सब्सटेंस में डूबता है, वो अंदर ही होता है, उन्हें बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी वो हेटेरोट्रॉपिक्स होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर एनिमल्स व्हिच यूज डेड एंड डिकेइंग, जो मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं, जिससे अपना, हाँ, ठीक है, क्लियर। 5 मिनट क्लासिफिकेशन को डाउट, ओके, देखो, while answering the questions in your paper you should ensure, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है हमेशा, क्योंकि देयर माइट बी कि अगर एमसीक्यूज हैं तो एमसीक्यूज में आपको हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो एग्जैक्ट आंसर है वही मिलेगा उसमें, आपका आंसर रिलेटिवली करेक्ट होना चाहिए। मतलब इन 11th यू शुड यूज द एलिमिनेशन मेथड। आपको किसका यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है व्हाइल आंसरिंग द एमसीक्यूज, ठीक है। करेक्ट आंसर हो सकता है, मतलब मोस्ट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपको दे ही ना रखा हो, ठीक है, रिलेटिवली करेक्ट दे रखा हो, मतलब जो मोस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं, जो मोस्ट पॉसिबली करेक्ट है उनको एलिमिनेट कर दो, जो चीज़ नहीं रही, मतलब वट एवर द क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है, अगर वो पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो जो मोस्ट पॉसिबल इनकरेक्ट है उसको टिक करना है, ठीक है, जो मोस्ट पॉसिबल अगर करेक्ट पूछा है तो मोस्ट पॉसिबल करेक्ट है उसको टिक करना है, ठीक है। आपको मतलब रिलेटिवली करेक्ट आंसर्स को मार्क करना है इसमें, ठीक। अगर आप के एनसीईआरटी पे पेज नंबर 17 पे दे रखा है, पेज नंबर 17 में एनसीईआरटी पे देखोगे तो जहाँ पे चार्ट दिया हुआ था, ठीक उसी के नीचे एक पैराग्राफ दिया है, उसको रीड करोगे तो वहाँ पर आर.एच. विटेकर ने किस मतलब एनसीईआरटी बताती है आर.एच. विटेकर ने किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया 5 यूनिट क्लासिफिकेशन में, ठीक है। हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि 5 यूनिट क्लासिफिकेशन जो ये 5 दे रखे हैं ना, 5 फीचर्स दे रखे हैं, कैरेक्टर्स दे रखे हैं, ये तो हैं क्योंकि इस पे पूरा चार्ट दिया एनसीईआरटी ने, इसके अलावा नीचे 5 कैरेक्टर्स और दिए, इनके अलावा 5 कैरेक्टर और दिए, जिनमें से 5 पहला तो दे रखा है सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर पूछ रही है, सेल टाइप को ही सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रखा है, जो हमारे इसमें एनसीईआरटी में मतलब इसके अंदर पहले से ही हमने चार्ट में कवर कर लिया। 2 और चीजें दी हैं, कौन सा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, एंड द लास्ट वन इज क्या दे रखा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होती है,
इट इज इवोल्यूशनरी रिलेशन। इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब जो इवोल्यूशन हुआ वो इवोल्यूशन किस बेसिस पे हुआ उसको बोल रहे हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये चीज हमें कहां से पता चलेगी? हमें ये चीज मिलेगी फोसिल्स। फॉसिल्स फ्यूज होते हैं फॉसिल्स से, और डीएनए सीक्वेंसिंग मतलब हम डीएनए मैच करेंगे, डीएनए चेक करेंगे, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग से, डीएनए सीक्वेंसिंग एंड फॉसिल फ्यूज से, फॉसिल्स, ठीक है। दो कैरेक्टर्स हो दिए रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नाउ द क्वेश्चंस कम्स लाइक हाउ in which of the following character is not taken as defining features or in 5 kingdom classification by R.H. Whittaker। R.H. Whittaker ने इन चारों में से कौन सा ऐसा फीचर था जिसको आपने 5 kingdom classification में कंसिडरेट नहीं किया? तो उसमें आपका हो सकता है इनमें से 3 दे रखे और एक जो था रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दे रखा, ठीक है। इट वाज गिवन इन द नीट लास्ट ईयर एग्जाम, लास्ट ईयर में दे रखा था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें लास्ट ऑप्शन दे रखा था वो रिप्रोडक्शन था, एंड द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द एनटीए वाज रिप्रोडक्शन ओनली, ठीक है। लेकिन फिर बच्चों ने क्या बोला? क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन वाज नॉट रॉन्ग। यू हैव टू आंसर द रिलेटिवली करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले कंसीडरेट करना है जो के ऊपर एनसीईआरटी मेन चार्ट बना दी है, ठीक है। मींस दीज आर मोस्ट मेन 5 कैरेक्टर्स जिसके ऊपर बात होनी ही होनी है, ठीक है। उनके ऊपर बात नहीं करा है, सिर्फ बता रखे हैं, तो दे आर मतलब उनको लास्ट में कंसीडरेट किए। अगर इससे मतलब यही 4 आ रहे हैं, ये और इनमें से आ जाए तो आपको इनको कंसीडर करना है कि ये वाले कंसीडर किए थे, ठीक है, ठीक है। उनको आपको हटा देना है, उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है, क्लियर। और अगर ऐसे कुछ आ रहा है कि इन्हीं 4 में से आ रहा है तब यू कैन से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है। पहली बात आता नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर जो कई हजार वर्ष मतलब कई वर्षों से पढ़कर कितनी बार पढ़कर और कितने सालों से पेपर बना रहा है ना, उसका दिमाग है, उसे एक लाइन याद है यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट करेगा।